नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम सभी लोग पुरानी क्लास में देखे थे पिछली वाली में, तो खरपतवार विज्ञान का पार्ट 1 हम लोग चर्चा में लिए थे। ठीक है, आज हम बात करते हैं उसी के आगे खरपतवार विज्ञान के पार्ट 2 में। शुरुआत का जो लेक्चर था, हमने उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें उस टॉपिक में कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करनी है। तो हम लोगों ने बिंदु देखे थे कि हमें किन किन टॉपिक्स पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा करनी। तो सबसे पहले हमने देखा था खरपतवार होते क्या हैं, और अगर खरपतवार हो भी गए हैं तो किसानों को इनसे क्या नुकसान है, मानव के जीवन पर, जो मानव का कल्याण है उस पर क्या नुकसान है, फसलों की जो उपज मिल रही है उस पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, खरपतवारों से संबंधित कि खरपतवारों को हम कैसे रोक सकेंगे, इसके लिए इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट बनाया गया। और खरपतवारों पर रिसर्च से संबंधित एनआरसी बनाई गई जो कि जबलपुर में है। एक इंडियन सोसाइटी ऑफ वीट साइंस हिसार में बनाया गया था, बाद में कुछ समय बाद इसको स्थानांतरित किया गया जबलपुर एमपी में। और जबलपुर एमपी में हमने बताया था कि जवाहरलाल नेहरू कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पास में नेशनल हाईवे 7 के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिसर्च करता है, जिसके समय समय पर नाम भी बदले गए और सारी चीजें। अब हम बात करते हैं खरपतवार क्या है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके साथ साथ खरपतवारों की विशेषताएं जिनके आधार पर हम खरपतवारों के बारे में जानते हैं और हम पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं, तो ये चीजें हमने पहले की क्लासेस में कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम चर्चा करेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या करेंगे, अध्ययन की सरलता के लिए हम लोगों को, जब हम अध्ययन करते हैं ना खरपतवारों का, तो हमें सरलता लगे, हम सरल तरीके से हम कैसे खरपतवारों को अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो एक खरपतवार कई तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। जैसे मान लो हम किसी के चाचा लग रहे हैं तो किसी के मामा भी लगेंगे, किसी के नाना भी लगेंगे, और किसी के साले भी बनेंगे, किसी के जीजा भी बनेंगे, किसी के मौसा भी बनेंगे। हम अकेले कई रिश्तों के साथ घिरे रहते हैं। ऐसे एक खरपतवार कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई एक बीज पत्री है तो वो कोई खरीफ का भी होगा, रबी का भी होगा, एक वर्षीय होगा या बहुवर्षीय भी होगा, इस प्रकार से। तो कई बच्चों का मैसेज आ जाता है ना टॉपिक पढ़ने के बाद कि सर ये वाला तो इसमें लिखा है थे, ये वाला इसमें कैसे आ जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये ऐसी कंडीशन हो सकती है। दूसरी बात कि आप लोग सरसों की खेती में हम आपको पढ़ाए थे DRMR, डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, जिसका अब नाम बदल गया है और नाम क्या हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, अब नाम चेंज हो गया है। मैं इसको विधिवत लिखवा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। तो खरपतवार का जो विज्ञान का पार्ट 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे खरपतवारों का वर्गीकरण। और उसको पढ़ने की शुरुआत करने से पहले एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर करिएगा, हर जगह सेशन जाना चाहिए। पहला जो वीडियो था खरपतवार पर, उसमें आप लोगों का काफी स्नेह मिला, बहुत अच्छा वीडियो गया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, वो ऊर्जा का स्रोत है। और ऐसे ही पार्ट 2 को भी आप बनाइएगा। और जो भी बच्चे टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या साथ ही साथ आप यूपी कैटेड एनएससी का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, तो जो बच्चे नेशनल सीट कॉर्पोरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हो, बशर्ते वो एग्रीकल्चर का एग्जाम है, तो आपके लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हिंदी भाषी हमारे छात्र हैं, उत्तर भारत के, जो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने रैंक सुनिश्चित करना चाहते हैं, सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्लास है। तो क्लास को जो शेयर जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, और अपनी तैयारी को, जिस गति से आपकी तैयारी चल रही है उस गति को और धीरे धीरे से आप इम्प्रूव करिएगा, क्योंकि ये वक्त है आपके संभलने का, बिखरने का नहीं है। संभालने के लिए बहुत ही कम लोग आपके साथ होंगे, बिखरने के लिए तैयार रहेंगे लोग कि आप बिखरो और हम आपको लौट के निकलें। ठीक है, तो खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, सबसे बड़ा टास्क होता है इस चैप्टर के अंदर कि इसको याद कर पाना। क्यों नहीं याद कर पाते हैं बच्चे, क्योंकि नाम से डर जाते हैं। ठीक है, खरपतवारों का वर्गीकरण, अब इन नाम से डरना स्वाभाविक बात है, क्योंकि इतने वैज्ञानिक नाम आपको हमें इसमें याद करने पड़ते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमको एक भी वैज्ञानिक नाम इसमें से नहीं आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमको सारे याद हों। हमें जितने याद होंगे हम उतने याद करेंगे। ध्यान देना, कई बार प्रश्न को घुमा फिरा के भी पूछता है। जैसे बिहार पीसीएस का पेपर हुआ था एग्रीकल्चर वाला, बीएओ और एसडीओ में, वहां पर एग्रोनॉमी के पोर्शन में
कुछ खरपतवारों के नाम भी पूछे, कुछ खरपतवारों का कंट्रोल भी पूछा, और कुछ खरपतवार का फैमिली भी पूछा। ठीक है, जैसे एक पूछा था एजेरोइड कंजोइड्स। ठीक है, तो एजेरोटस कंजोइड्स का फैमिली पूछ लिया था, परिवार पूछ लिया था। आप मोस्टली क्या याद करते हो, उसका वैज्ञानिक नाम याद करते हो, परिवार तक नहीं जाते हो, आप फैमिली तक नहीं जाते हो, मगर फैमिली भी उठा ली जाती है। तो मैं जब लास्ट में आपको वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, उसमें से कुछ खरपतवार ऐसे होंगे जिनकी मैं फैमिली आपको बता दूंगा, जैसे ग्रैमिनी में कौन कौन से आएंगे, ठीक है, साइप्रेसी में कौन कौन से आएंगे, ये सारा हम आपको बता के चलेंगे। तो खरपतवारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, ये ध्यान देना। यूट्यूब के इतिहास में ये आपको पहली बार सिस्टमेटिक पूरा वीड साइंस आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आपको एक क्लास मिल जाए उसके बाद गायब हो जाए, पूरा सिस्टमेटिक जो भी वीड साइंस में आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो खरपतवारों के वर्गीकरण पर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला वर्गीकरण हम बांटते हैं जीवन चक्र के आधार पर। जो खरपतवार होते हैं उनको जीवन चक्र के आधार पर भी हम बांटते हैं, तो लिखेंगे जीवन चक्र के आधार पर। पहला जो बिंदु है हमारा खरपतवार को बांटने का, जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है। जीवन चक्र के आधार पर अगर हम बात करें बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, ठीक है, उनका जीवन चक्र जो है वो कैसा है, वो कितने दिन में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जीवन चक्र के आधार पर हम बात करेंगे, कुछ इस प्रकार के भी वीड हमें मिलते हैं, जैसे हम एफिमेरल वीड भी कुछ वीड्स को कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिमेरल वीड्स। तो एफिमेरल वीड्स भी एनुअल वीड्स की श्रेणी में डाल दिए जाते हैं, परंतु अगर स्पेशल पूछ ले कि एफिमेरल वीड का लाइफ स्पान क्या होता है, उनकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, तो आपको बताना पड़ेगा, या वो स्पेशल कह दे पेपर में कि एफिमेरल वीड कौन कौन से हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। परंतु एफिमेरल वीड होता क्या है? एफिमेरल खरपतवार वे खरपतवार होते हैं जिनका जीवन चक्र 2 से 4 सप्ताह तक होता है। कितना? 2 से 4 सप्ताह तक होता है, उनको हम एफिमेरल वीड्स कहते हैं। उदाहरण पे के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो हजार दाना फाइलेंथस निरूरी जिसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो हजार दाना भी एक एफिमेरल वीड है जिसकी लाइफ साइकिल 2 to 4 वीक्स होती है। अगर हम बात करें, आप देखे होंगे, मैं उस दिन भी चर्चा में लिया था उसको, कि आप सिंचाई वाला जो निकास नहीं होता, जो पानी वानी जहां से जाता है, वाटर चैनल, तो वाटर चैनल के पास में एक ऐसा पौधा होता है जो उसका पौधा देखने में बैंगन के पौधे जैसा लगता है, जिसको गांव में अमूमन कुथिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कुथिया। उसका फल होता है, उसको तोड़ के किसी खोपड़ी पे मार दो तो पीछे से चिपक जाता है, कांटे टाइप के ऊपर लगे रहते हैं। वो भी एक एफिमेरल वीड है जिसको नाम बोलते हैं हम जैंथियम स्ट्रोमेरियम, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैंथियम स्ट्रोमेरियम। उसको साइंटिफिक टर्म में हम उसका साइंटिफिक नाम देख लेंगे। तो जीवन चक्र के आधार पर जब हम बात करते हैं तो नंबर 1 आता है 1 वर्षीय खरपतवार। 1 वर्षीय खरपतवार। दूसरा आता है द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार। और तीसरा आता है बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है, बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार। ये 3 प्रकार के खरपतवार हमें जीवन चक्र के आधार पे पढ़ने हैं। तो ये जो 3 प्रकार के खरपतवार हमें जीवन चक्र के आधार पे पढ़ने हैं, इन तीनों प्रकार के खरपतवार पर हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अब ये तीनों प्रकार के खरपतवार को हम डिटेल से चर्चा में लाने वाले हैं। आप पहले इनको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं, एक एक करके सारे खरपतवारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं, पहली हेडिंग बनाते हैं एनुअल वीड। क्या बनाते हैं? एनुअल वीड का हमारा पहला हेडिंग रहेगा और जानते हैं कि कौन कौन से वीड एनुअल वीड की श्रेणी में आते हैं। नंबर एक वर्षीय खरपतवार। एक वर्षीय खरपतवार जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में एनुअल वीड। क्या होता है एक वर्षीय खरपतवार का मतलब क्या होता है? जो इनका जीवन चक्र होता है वो 1 वर्ष या इससे कम में पूर्ण हो जाए। मतलब बीज से बीज बनाने में इनको कितना टाइम लगेगा? 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम। जैसे मान लो कोई एक बीज है, इस बीज से पौधा बना और ये पौधा बीज बना दे, तो इसका मतलब है ये कैसे कंप्लीट कर ले? 1 साल में ही कंप्लीट कर ले। तो इनका जो जीवन चक्र होता है, जो इनके जीवन चक्र की अगर हम बात करेंगे तो 1 वर्ष या इससे कम, इससे कम। इसका मतलब एफिमरल वीड इसी में आ जाएंगे, एनुअल वीड के अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो इनका जीवन चक्र जो होता है 1 वर्ष या इससे कम टाइम में ये क्या करें? बीज से बीज बना के दे दें, तो ये क्या कहलाएंगे? 1 वर्षीय खरपतवार कहलाएंगे। मतलब ये बीज से बीज बना दें, हम मान लो 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम में ये क्या करें? बीज से बीज तैयार कर दें। अगर हम यहाँ पर बीज डाले हैं तो इस बीज से ये पौधा बनेगा और ये पौधा पुनः ये बीज दे देगा। तो ये कितना होगा? ये बीज है, इस बीज से ये पौधा बना और इस पौधे से ये बीज प्राप्त हो गया। तो बीज से बीज अगर हम बात करें तो कितने दिन में बना के दे देंगे? 1 साल के अंदर या 1 साल में बना के अगर दे देंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? 1 वर्षीय खरपतवार कहेंगे। इनको हम ऋतु वाइज बांट लेते हैं, तो इसी के अंतर्गत एक सब हेडिंग हम बना लेंगे, खरीफ और रवि। तो नंबर 1 हम बना लेंगे खरीफ खरपतवार। खरीफ खरपतवार। तो खरीफ ऋतु के कौन कौन से खरपतवार होंगे इनके बारे में हम जान लेते हैं और कोशिश करेंगे कि हम सारे जो खरपतवार पढ़े साथ ही साथ में पढ़ते चलेंगे, ताकि हमको ये ना लगे कि हम बाद में इनके नाम कैसे साहब याद कर पाएंगे। बहुत आसान है, अगर आप ठान लो कि हमको याद करना है तो आप याद कर लोगे। अगर ठान लो कि हमको नहीं याद होंगे तो बिल्कुल नहीं याद होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेना। एड़ी से चोटी तक की दम लगा देना, आपको याद नहीं होंगे। अगर आप मन में से ही ठान लेना कि हमें याद करने, तो याद हो जाएंगे। एक बार की मैं बात बताता हूँ आपको। हमारे तीसरे सेमेस्टर में बीट साइंस का चैप्टर आ गया और हमारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आर ए यादव पढ़ाते थे। तो वो बीट साइंस में पढ़ा देते थे और बोलते थे कि बहुत कठिन है बीट साइंस याद करना, बीडों के नाम, ये खरपतवार नाम याद करना बड़ी कठिनाई होती है। तो मैंने कोशिश की याद करने की, नहीं याद कर पाया। फिर कोशिश की तो एक दिन आ गई गुस्सा, ले लिए दिल पे बात को, क्योंकि क्लास से उस दिन बाहर निकाल दिया था सर ने और बात दिल पे लग गई। एक किताब हमारे पास पड़ी हुई थी, एक गाइड फॉर एग्रीकल्चर, उसमें 263 के आसपास बीड पड़े हुए थे। 2 दिन के अंदर हमने 263 बीडों के नाम याद कर लिए, वीड्स के साइंटिफिक नेम, और एग्जाम तक वो याद रहे। बाद में धीरे धीरे से भूलने लगा। क्यों? क्योंकि उनका काम जीवन में फिर कम आने लगा। तो फिर बाद में सोचा भी कि इतना क्या याद करने की जरूरत थी, बस 17 से 18 वीड के नाम हमको याद हो, हमारा एग्जाम निकल जाता है, क्योंकि उसी में से कोई ना कोई आ जाता है। तो अब हम इसलिए आपको बताए कि आप दिल पे लेना, मगर इतना भी ज्यादा मत ले लेना कि आप 200-300 बीट के नाम याद कर डालो। ऐसा नहीं आपको याद करना है, आपको नॉर्मल 17 से 18 याद करना है। तो खरीफ खरपतवार में अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा, जंगली चौलाई, जंगली चौलाई, ठीक है, जंगली धान, वार्नयार्ड ग्रास, वार्नयार्ड ग्रास, हजारदाना, ठीक है, पीला,
नट, सेज, जिसको मोथा कहते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे खरपतवार हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमारे लिए पेपर में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके साइंटिफिक नेम, क्यों ना हम साथ में लिखते चलें। एक साथ हम टेबल बनवा के अगर लिखवा देंगे तो अपच हो जाएगा मामला, ना आप याद कर पाओगे और ना आप याद करने की कभी हिम्मत करोगे। तो टुकड़ों में ही इनको हम तोड़ते चलें। पत्थर चटा का नाम क्या होता है? ट्राइएंथिमा मोनोगाइना। ट्राइएंथिमा मोनोगाइना। जब हम लिख रहे हैं तो आप पढ़ो मन में, क्योंकि आपको नोट्स नहीं बनाना है। ट्राइएंथिमा मोनोगाइना नाम है ये, ध्यान देना। ट्राइएंथिमा मोनोगाइना इतनी आसानी से नहीं याद होने वाले। तो पत्थर चटा का नाम क्या याद कर लिए? ट्राइएंथिमा मोनोगाइना। अब पत्थर चटा आप लोग सोचते होंगे सर कैसा होता होगा? तो पत्थर चटा आपने देखा होगा गांव में, जिसको लोग अमूमन जिसकी पत्तियों का प्रयोग, अरे ये मान के चलो इसकी पत्तियां साइड से आरी जैसी दिखती हैं और उसकी पत्तियों का लोग फोड़ा वोड़ा में लगाने में प्रयोग करते हैं। कहते हैं इसकी पत्तियां लगा लो फोड़ा में और ये सही हो जाएगा। ठीक है, अजूबा जिसको गांव में लोग बोल देते हैं, वो साइंटिफिक टर्म में हम लोग पत्थर चटा याद करते हैं उसको। ठीक है, जंगली चौलाई तो आप लोग जानते होंगे, जिसको गांव में चौरैया चौरैया लोग बोलते रहते हैं लोकल भाषा में। तो जंगली चौलाई, इसका नाम क्या होता है? अमरेंथस विरिडिस। एमरेंथस विरिडिस, अमरेंथस विरिडिस। ध्यान देना, जो जंगली चौलाई है इसमें C3 C4 से भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, तो ध्यान देना ये C4 प्लांट्स है। जंगली धान की अगर हम बात करें तो इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ कोलेनम, इकाइनोक्लोआ कोलेनम। और जो वार्नयार्ड ग्रास होता है, जिसको हम लोग सांवा भी कह देते हैं, वार्नयार्ड ग्रास को कहीं कहीं सांवा भी लिख देते हैं, तो सांवा भी देख लेना, इसको सांवा भी कहीं कहीं कह देते हैं। राजस्थान राज्य में जो स्त्री या पुरुष व्रत रखते हैं और व्रत के टाइम में वो शाम के टाइम सांवा का भोग लगाते हैं, मतलब सांवा को व्रत में यूज करते हैं, सांवा के आटा का। तो सांवा क्या है? एक मिलेट है, माइनर मिलेट की श्रेणी में आता है। ठीक है, मोटा अनाज है। तो वार्नयार्ड ग्रास या सांवा, इसका नाम होता है इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ एस्कुलेंटा, इकाइनोक्लोआ एस्कुलेंटा या इकाइनोक्लोआ फ्रूमेंटेसी। ठीक है, हजार दाना का नाम क्या होता है? फाइलेंथस नुरूरी, फाइलेंथस नुरूरी। फाइलेंथस नुरूरी। और ये जो मोथा है, यहां पर साइप्रस रोटेंडस मत याद कर लेना, यहां पर साइप्रस एस्कुलेंटम। क्या होता है? साइप्रस एस्कुलेंटम, साइप्रस एस्कुलेंटम। या यहां पर एक और आता है साइप्रस इरिया। ये दोनों एक वर्षीय होते हैं। और साइप्रस रोटेंडस की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? वो बहुवर्षीय की श्रेणी में आता है मोथा। ठीक है, आगे हम मोथा के बारे में और भी जिक्र करेंगे। तो ये कुछ खरपतवार हमने लिख दिया जो खरीफ ऋतु के खरपतवार हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या याद करना है। तो आप जंगली चौलाई को आप विधिवत तरीके से याद कर लेना है, आपको पत्थर चटा का नाम याद कर लेना है। ठीक है, हजार दाना का नाम आपको याद कर लेना है। ये 3 नाम आपको याद कर लेना है, फटाफट से आप इनको नोट कर लीजिएगा खरीफ के खरपतवारों को। फिर हम आगे और बताते हैं रबी के खरपतवारों के बारे में। ठीक है, एक कभी कभी और आ जाता है इसमें, लहसुआ करके खरपतवार आ जाता है। लहसुआ, लहसुआ। तो लहसुआ का नाम क्या होता है? डाइजेरिया अर्वेंसिस, डाइजेरिया अर्वेंसिस नाम याद कर लेना।
डाइजेरिया अर्वेंसिस। डाइजेरिया अर्वेंसिस, ठीक है। लहसुआ का कभी कभी नाम आ जाता है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां तक हमने बात किया कि खरीफ के खरपतवारों पे हमने चर्चा कर ली। अब ऐसे ही हम रबी के खरपतवार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं कि रबी ऋतु के कौन कौन से खरपतवार हैं। फिर हम एक वर्षीय खरपतवारों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसी में रबी खरपतवार, ठीक है। जो रबी ऋतु के खरपतवार हैं, रबी खरपतवार जो रबी ऋतु के फसलों के साथ ये उगते हैं, इनको रबी ऋतु के खरपतवार कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गेहूं, सत्यानाशी। सत्यानाशी के और भी नाम होते हैं, जैसे इसको हम और किस नाम से जानते हैं तो मैक्सिकन पॉपी। मैक्सिकन पॉपी इसी सत्यानाशी को बोलते हैं। गांव में इसको फल कटैया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फल कटैया। इसमें सेंसर मैकेनिज्म भी होता है। ये हम आगे चल के जो स्पेशल कैरेक्टर हैं उनके बारे में और विस्तार पूर्वक चर्चा में लेंगे, अभी बस हम नाम देख रहे हैं। सत्यानाशी, बथुआ, प्याजी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। कृष्ण नील, कासनी, मगर वो आ जाता है 2 वर्ष में, तो रबी ऋतु में नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर 1 वर्षीय रबी ऋतु की हम बात कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हम कुछ बीड के नाम पढ़ लेते हैं जो हमको रबी ऋतु में पढ़ने रहते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर हमने गेहूंसा पढ़ा, सत्यानाशी पढ़ा, बथुआ पढ़ा, प्याजी पढ़ा और कृष्ण नील के बारे में बात कर ली। तो अब इनके साइंटिफिक नेम की हम चर्चा कर लें तो गेहूंसा का क्या होता है? फेलरिस। अभी और 1 2 आते हैं। फेलरिस माइनर, फेलरिस माइनर इसका नाम होता है। सत्यानाशी का आर्जिमोना मैक्सिकाना, तो आर्जिमोन मैक्सिकाना, आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना, ठीक है। ये साइप्रेसी कुल का है, वो ग्रेमिनी कुल का है। बथुआ चिनोपोडियेसी कुल का है। प्याजी, ठीक है, जिसमें प्याज आता है। अब हम बात करते हैं बथुआ, क्या नाम होता है? चिनोपोडियम अल्बम, चिनोपोडियम अल्बम। चिनोपोडियम अल्बम बथुआ हो गया। बथुआ को अंग्रेजी में लैम्स क्वार्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्स क्वार्टर। और ये गेहूं के लिए एब्सोल्यूट बीट बन के आता है, ऑब्लिगेट बीट, सॉरी, ऑब्लिगेट बीट बन के आता है गेहूं के लिए। अब हम बात करते हैं प्याजी। प्याजी का नाम होता है एस्पोडिलस, एस्पोडिलस ट्यूनी पैसियंस, फोलियस, ट्यूनी फोलियस, ठीक है। यहां तक प्याजी का नाम देख लिए। कृष्ण नील, एनागैलिस अर्वेंसिस, एनागैलिस अर्वेंसिस, एनागैलिस अर्वेंसिस, अर्वेंसिस, ये हमने देख लिया। अब जंगली जई भी आ जाता है यहाँ पर, तो जंगली जई की बात कर लेते हैं। जंगली जई, इसका क्या नाम होता है? एविना फटुआ, एविना फटुआ, एविना फटुआ। ये जो जंगली जई है इसमें 3 प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है, नोट कर लेना। क्या लिखना है? 3 प्रकार की सुसुप्तावस्था पाई जाती है। 3 प्रकार की
सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था क्या होती है हम आपको बता चुके हैं पहले ही आलू वाली खेती में कि इसमें तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था पाई जाती है। अब वो तीन प्रकार की कौन कौन सी सुषुप्तावस्था है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि तीनों प्रकार की कौन सी सुषुप्तावस्था है। तो नंबर एक इन्नेट, नंबर दो इंड्यूस, नंबर तीन इनफोर्स्ड। इनफोर्स्ड इसको बोलते हैं प्राथमिक, इसको बोलते हैं द्वितीयक, द्वितीयक प्रकार की सुषुप्तावस्था, और इसको बोलते हैं बलकृत, बलकृत प्रकार की सुषुप्तावस्था। ये तीनों प्रकार की सुषुप्तावस्था जंगली जई में होती है। जंगली जई को मिमिक्री वीड ऑफ ओट बोलते हैं, मतलब ओट की फसल के लिए मिमिक्री वीड होती है, नकलची होती है। नकलची किसका होता है? क्योंकि शारीरिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं ओट और वाइल्ड ओट के सेम होते हैं। अगर हम इनकी शारीरिक बनावट देखें तो आपने मिर्जापुर सीरीज देखी होगा, दद्दा देखा होगा, दद्दा दो भाई भाई होते हैं ना, एक जैसे ही दिखते हैं। या आप कोई भी मूवी देखो उसमें जुड़वा का रोल होता है तो एक जैसे ही दिखते हैं, दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? ऐसे ये जंगली जई और जई ये क्या है? जुड़वा हैं। इनके शारीरिक बनावट देखोगे तो फसल और खरपतवार की सेम दिखेगी आपको। तो ये हमने बात कर लिया रबी के खरपतवार, आप इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से। फिर हम एफिमेरल वीड की चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एफिमरल वीड की बात कर लेते हैं इन्हीं दो में, क्योंकि एफिमरल वीड भी एनुअल वीड के अंतर्गत आते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है एफिमरल वीड। एफिमेरल वीड एफिमेरल खरपतवार। सिर्फ बात यह है कि इससे परिभाषा इसकी पूछी जा सकती है। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र मात्र 2 से 4 सप्ताह का होता है। लिखेंगे ऐसे खरपतवार ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र मात्र 2 से 4 सप्ताह में 2 से 4 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मतलब ऐसे खरपतवार जिनका जीवन चक्र जो है मात्र 2 से 4 सप्ताह में ही पूर्ण हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? एफिमेरल वीड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? तो एग्जाम्पल की बात करें तो पहला आ जाएगा फाइलेंथस नेरूरी, फाइलेंथस नोरूरी, फाइलेंथस नोरूरी। और दूसरा है जैंथियम स्ट्रूमेरियम, जैंथियम स्ट्रूमेरियम। ऐसे ये खरपतवार हैं दोनों। ये क्या हैं? एफिमरल वीड हैं जिनका लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल कितना होता है?
2 to 4 वीक का होता है, 2 से 4 सप्ताह का जिनका जीवन चक्र होता है, उनको हम क्या कहते हैं, एफिमेरल वीड बोलते हैं। एफिमेरल वीड आपको जानना बहुत जरूरी है। वीड के केस में हम ऐसे अनसुलझे तथ्य आपके सामने रख के जाऊंगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, वास्तविकता में किसी चैप्टर को पढ़ना चाहिए तो इस प्रकार से पढ़ना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, ताकि हमको चीजें हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर फॉर्म में बन जाए, टेक्सचर बन जाए हमारे उस चीज का, बनावट, पूरा चैप्टर की बनावट हमारे माइंड में होनी चाहिए। अगर हम एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये सारी चीजें सिस्टमेटिक भरी होनी चाहिए। अगर हम पेपर में चारों विकल्प में तैरना शुरू कर दें कि अरे ये किनारा मिलेगा वो किनारा मिलेगा, तो हमें कहीं किनारा नहीं मिलेगा, हम डूब के नीचे चले जाएंगे। ठीक है, दरिया बड़ी गहराई से मापिएगा। यहां तक हमने बात कर ली। चलिए आगे हम बात करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार की। तो द्विवर्षीय खरपतवार में हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं द्विवर्षीय खरपतवार। सेकेंड स्टेप हमारा आएगा द्विवर्षीय खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार, तो द्विवर्षीय खरपतवार की जब हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं वाइनियल वीड, वाइनियल वीड, तो वाइनियल वीड मतलब द्विवर्षीय खरपतवार। यहाँ पर क्या मामला है तो जरा देख लेते हैं। जो इनका जीवन चक्र होता है, इनका जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र वो 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम एवं 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष से ज्यादा। तो कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है पेपर में, स्टेटमेंट वाले में, तो ये भी चीजें हमें याद रखनी है। हमारा सामने पेपर कैसा होगा, हमारे जैसा होगा, ऐसा हमें मन में सोचना चाहिए। ठीक है, तो द्विवर्षीय खरपतवार की हम अगर बात किए तो इनका जो जीवन चक्र होता है वो 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम। तो 2 वर्ष से कितना कम, 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 1 वर्ष से कम हो जाएगा तो वो 1 वर्षीय हो जाएगा, वो द्विवर्षीय नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनका जो फर्स्ट ईयर होता है, प्रथम वर्ष में ये क्या करते हैं, अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, जो द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं ये पहली साल में ये क्या करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। और इनका जो दूसरा साल होता है, जो इसका इनका जो सेकेंड ईयर होता है, दूसरा वर्ष होता है, इसमें ये क्या करते हैं, बीज उत्पादन करते हैं, यानी कि ये जनन प्रोसेस करते हैं, बीज उत्पादन करते हैं। तो इनका जो जीवन चक्र हो गया वो 2 वर्ष का हो गया। पहली वर्ष तो ये अपने शारीरिक वृद्धि करेंगे, दूसरी बार ये क्या करेंगे, ये प्रजनन करेंगे, मतलब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, उसके बाद भ्रूण बनेगा, बीज का निर्माण होगा। तो ये 2 साल में प्रोसेस पूरी कंप्लीट करते हैं। उदाहरण के अगर तौर पे हम देखें तो क्या क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है जंगली गाजर, जंगली गाजर, वाइल्ड कैरेट, जंगली गाजर, जंगली गोभी, और कासनी। कासनी को कुछ किताबों में ये लिखा जाता है कि कासनी 1 वर्षीय, द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय तीनों में आता है, परंतु मोस्टली हम कासनी को कहाँ देखते हैं, द्विवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में देखते हैं, इसको वाइनियल वीड की श्रेणी में देखते हैं। तो हम बात करते हैं जंगली जो गाजर है इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है डॉकस करोटा। यही गाजर का भी होता है, डॉकस करोटा। ये क्या है, जंगली गाजर का वैज्ञानिक नाम है। और जो जंगली गोभी होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लॉनिया प्रोकुम्बेंस। क्या होता है इसका नाम, लॉनिया प्रोकुम्बेंस, प्रोकुम्बेंस, ये जंगली गोभी का वैज्ञानिक नाम है। और जो कासनी होता है जिसकी जड़ों का यूरोपीय देश किसमें प्रयोग करते हैं, कॉफी के फ्लेवर में एडिशन बढ़ाने के लिए हम इस खरपतवार का प्रयोग कर लेते हैं। ये बरसीम के लिए कैसा खरपतवार है, ऑब्जेक्शनल वीड है, इसके बीज को निकालना मुश्किल पड़ता है, आपत्तिजनक खरपतवार है। तो इसका नाम क्या होता है, चिकोरियम इंटाइवस, चिकोरियम इंटाइवस इसका नाम होता है, ध्यान देंगे, चिकोरियम इंटाइवस।
ठीक है, चिकोरियम इंटाइवस। ये तो हो गया द्विवर्षीय खरपतवारों की श्रेणी में हमने देख लिया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है जंगली गोभी और कासनी। यहाँ से कई बार प्रश्न पेपर में बने हुए हैं, तो आपके भी अगर पेपर में प्रश्न बन रहे हैं तो आप इस तरीके से इनको रट लेना, आप अपने जहन में बैठा लेना। बीड से जो भी प्रश्न आएगा आपका छूटेगा नहीं। जिस भी टॉपिक से अगर हम वो टॉपिक आपके टच में ला रहे हैं, इसका मतलब है उस टॉपिक की तह तक आपको हम पहुंचा रहे हैं। आपका सिलेबस को कंप्लीट करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके सिलेबस को आपके दिमाग में कैसे भरना है, आपको याद कैसे करना है। ठीक है, हाँ, फिर भी कुछ बच्चों के कॉल्स हमारे पास आते रहते हैं। जैसे आज एक बच्चे का कॉल आया और वो बच्चा बांदा बुंदेलखंड क्षेत्र का, वो किसी संस्थान में बैच ले रखा था और वो बोला कि सर आपका कोर्स कब तक पूरा होगा। हमने कहा बेटा हम ये तो नहीं आपको बता सकते कि हमारा कोर्स कब तक पूरा होगा, परंतु जिस दिन पूरा होगा आपको एक कॉन्फिडेंस होगा। कह रहा सर आप जल्दी पूरा करा दीजिए। हमने कहा आप बिगिनर हो या कहीं से पढ़ के आए हो? तो उसने बोला कि सर हम इस कोचिंग में एडमिशन लिए थे और इतना फीस दिए थे, 3 महीने में कोर्स पूरा हो गया। तो हमने कहा तो फिर तुम्हें हमारी कोचिंग की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप यही चाह रहे हो ना कि सिलेबस पूरा हो, वहां आपका सिलेबस पूरा है, फिर आपको इस वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी की नीड कैसे लगी? इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं हो वहां से? बोला कि जी सर। तो हमने कहा फिर वही चाहते होगे तुम कोर्स जल्दी पूरा हो, फिर तुम संतुष्ट नहीं होगे, फिर तीसरी कोचिंग में जाओगे। तो यहाँ पर गलती कुछ आप लोगों की भी है कि आप लोग चाहते हो कि हम 23 दिसंबर को कोर्स लिए और फटाक से हमारा 25 दिसंबर को कोर्स पूरा हो जाए। अब 23 दिसंबर की बात आ गई तो मुझे एक बात याद आ गई, हालांकि मैं बताने वाला था पहले से ही, परंतु मैं सोच रहा था कि काफी कुछ चीजें हम कवर कर लें, फिर हम आज के मुद्दे पर बात करते हैं। आज यानी 23 दिसंबर बड़े गर्व का दिन है हम सब फार्मर्स के लिए, हम सब भारतीय एवं प्रदेश के किसानों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम उस प्रदेश उस देश से संबंध रखते हैं जिस प्रदेश और देश का एक व्यक्ति जिसको आज हम पूजते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। कौन है वो? भारत रत्न प्राप्त स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी, जो कि मेरठ के जिले में पैदा हुए 1902 में और 1987 में अंतिम सांस लिए। वो यूपी के विधानसभा छपरौली से चुने गए 1937 में। बाद में 79 में वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पे भी चुने गए और कहा जाता है कि वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक भी संसद के सत्र में भाग नहीं लिया। ठीक है, और उसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह जी की बहुत सारी रचनाएं भी हैं। किसानों के मसीहा कहा जाता है उनको, और जो किसानों के जो जोत होते हैं या भूमि सुधार के वास्तुकार के रूप में भी हम चरण सिंह को जानते हैं। आज बहुत गर्व की बात है, वो एक प्रधानमंत्री के साथ साथ एक किसान भी थे और उनका एक स्टेटमेंट भी है। कई बार हम क्लास को करते समय उनके एक स्टेटमेंट पे चर्चा करते हैं कि उन्होंने कहा था कि भारत का किसान तब तक खुशहाल नहीं हो सकता जब तक वो दोनों दृष्टि का प्रयोग नहीं करेगा। दोनों दृष्टि प्रयोग करने का अर्थ एक दृष्टि खेतों की ओर, दूसरी दृष्टि दिल्ली की ओर, मतलब एक नजर आपकी खेतों की ओर, दूसरी संसद की ओर। अगर संसद में भी कोई अपना नहीं होगा तो हमारे हित के कानून नहीं आएंगे, हमारे हित पे कोई बातें नहीं होंगी। कारण यही है कि भारत में अगर किसानों की संपन्नता की बात की जाए तो पश्चिमी भारत और पश्चिमी यूपी ही किसानों की संपन्नता में समृद्ध है। बाकी हम मिडिल ईस्ट और साउथ के किसानों की बात करें, यूपी की हम बात कर रहे हैं, तो वो आज भी गरीबी की जैकेट, गरीबी के साया लिए हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। मैं चंद समय में आपको समझाना चाहूंगा कि जो पश्चिमी भारत के किसान हैं वो अपने हक के लिए शुरुआत से जागरूक रहे और वो अपने कृषि उपज को मंडी में जाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचते हैं। हमारे उत्तर भारत का किसान फसल कटी और उसके इतने सारे काम आ गए, वो किसी भी दाम पे ले जाके बेच दिया। छोटे जोत का किसान नंबर 1। दूसरा,
जागरूकता में थोड़ा पीछे रह गया, इस वजह से आज उसकी फसलों के दाम सही नहीं मिल पा रहे हैं। तीसरी बात, खेती करने की पद्धतियों को वो बदल नहीं रहे हैं, परंपरागत पद्धतियां अपना रहे हैं। जैसे मैं लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत बेल्ट के किसानों की हम चर्चा कर लें तो सिर्फ वो फसलों में गन्ना उगाते, और मेरठ के किसान की हम बात कर लें तो गन्ने के जो बीच की स्पेसिंग है ना, वो 3.5 फीट या 4 फीट बीच में स्पेसिंग रख देते हैं, और बीच में जो स्पेस मिलता है उसमें इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं। इंटरक्रॉपिंग से जो इंटरक्रॉप होती है उससे कास्ट ऑफ कल्टीवेशन निकल आता है मेन क्रॉप का। हम लोग क्या करते हैं, गन्ना बो के सो जाते हैं, काम कम पड़ता है, हम लोग थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो जाग जाओ, अभी भी वक्त है, नहीं तो फिर आप हमेशा किसानी के पेशे से आप परेशान रहोगे और किसानी के पेशे को निम्न तबके से आप देखे जाओगे। आज क्या है हमारे उत्तर भारत में, किसान की अहमियत कोई समझ रहा है? नहीं समझ रहा, जबकि हर वक्त के मील में हर वक्त की डाइट एक किसानों की मेहनत खून पसीने से आती है। फिर भी अगर हम कहीं स्कूल कोचिंग कहीं भी बात होती है, पूछते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, तो हमको बड़ी शर्म आती है बताने में कि हम एग्रीकल्चर फार्मर के बेटे हैं। आती है शर्म? नहीं आती है। क्यों आती है? क्योंकि हम समाज में हमारी वैल्यू धीरे धीरे खो रहे हैं। एक किसान होना गर्व की बात है। किसान का कितना बड़ा दिल होता है। हम लोग सोना चांदी थोड़ा सा लेके चले आते हैं 20-25 हजार का, तो 3-4 ताले डालते हैं दरवाजे में कि कहीं रात को चोर आके चोरी न करके ले जाए। किसान उस सोने से ज्यादा कीमत की फसल खेत में खुले आसमान के छोड़ के आता है। आप एक बार खुला छोड़ के देखो तिजोरी सोने से भरी हुई, छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते हो। दुकानों के आगे लोग सीसीटीवी कैमरे लगा के रखते हैं, इतना डर है कि हमारा कुछ गायब ना हो जाए। किसान परेशान है बेचारे, जानवरों से परेशान है, कहीं किसी से परेशान है, कहीं गन्ना किसान जैसे गोला क्षेत्र का किसान पेमेंट को लेके परेशान है, कितनी सारी समस्याएं हैं। फिर भी हम लोग किसानों को निम्न तबके से देखते हैं। क्यों? हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, किसानों को अपना एजेंडा बदलना पड़ेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच बदलने पड़ेंगे, हमको कुछ ना कुछ इंटरक्रॉपिंग लेनी पड़ेगी, हमें कृषि में आधुनिकता लानी पड़ेगी। अगर हम नहीं लाए तो एक समय बाद ये ऐसा ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर का, इसको लोग करना छोड़ देंगे। और इसका जब इसको लोग करना छोड़ देंगे तो हम आज जो अन्न के दम पर हम फूल रहे हैं कि हम भारतवासी, हमारे पास अन्न का भंडार, एक समय ऐसा आएगा कि हम 2-2 रोटियों के लिए तरस जाएंगे अफ्रीका जैसी कंट्री की तरह। तो हम भारत में जन्म लिए हैं, हम एग्रीकल्चर वाले हैं, कम से कम हमारे जो पिताजी, हमारे भाई बहन जो खेती में संलग्न हैं, हम उनकी सहभागिता को और प्रमोट करेंगे, हम उनको नई नई टेक्नोलॉजी बताएंगे। हम टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब पाने के बाद किसानों के हित में क्या करेंगे ये मैटर करेगा। सिर्फ स्टेटस लगा लेने से किसानी नहीं हो जाती कि राष्ट्रीय किसान दिवस, उसको जमीनी स्तर पर आके आपको आंकना पड़ता है। आज किसान दिवस था, मैंने खुद 50+ किसानों को इसके बारे में अवेयर किया, परंतु ये नहीं कि सिर्फ स्टेटस लगाकर हम किसान दिवस का आह्वान करें, हम अंतःकरण में अपने रखेंगे और किसानों को जागरूक करेंगे कि किसान एक ऐसा ऑक्यूपेशन, ऐसा व्यवसाय है कि हम गर्व से कह सके कि हम किसान के बेटे हैं। भाई पश्चिमी भारत में जाइए, आप पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, पश्चिमी यूपी में जाइए, वहां लोग गर्व से कहते हैं कि फार्मर, फार्मर लवर। ठीक है, लिखते हैं ना, ट्रैक्टर पे लिखते हैं, कार पे लिखते हैं। अपने यहाँ लिखता है? कोई नहीं लिखता है। पुलिस में नौकरी करने आए पुलिस लिखता है, मगर फार्मर नहीं लिखता है। बहुत रेयर में फार्मर लिखते हैं। तो हम किसानों की इज्जत को और आगे बढ़ाना चाहेंगे और किसानों की स्थिति को और समृद्ध करना चाहेंगे। इसके लिए हम समय समय पर अवेयर रहेंगे और सरकार से अपनी अपील करते रहेंगे कि हमारे हित की बातें होनी चाहिए। तो चौधरी चरण सिंह को एक बार फिर से हम और आप सब नमन करते हैं कि देश में ऐसे और नौजवान आए जो देश को आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं खरपतवारों की। तो एफिमेरल हम बात कर लिए द्विवर्षीय खरपतवारों की। अब हम बहुवर्षीय खरपतवारों के ऊपर चर्चा करते हैं कि बहुवर्षीय खरपतवार क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुवर्षीय खरपतवार की अगर हम चर्चा करें, तीसरा नंबर है बहुवर्षीय खरपतवार। तो आज से आप लोग किसान दिवस के ऊपर, या आज से ही आप लोग टारगेट बना लीजिएगा कि किसानों की स्थिति को कैसे अच्छा करना है, हमें फसल पद्धतियां कैसे बदलनी है। अगला टॉपिक जो हमारा आएगा फसल पद्धतियों पे ही आएगा, तो हम आपको पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार, तो बहुवर्षीय खरपतवार की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम क्या देखते हैं बहुवर्षीय खरपतवार में? पेरिनियल वीड, पेरिनियल वीड।
बहुवर्षीय खरपतवार में हम लोग पेरिनियल वीड के बात करते हैं। इनका जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक। इनका जो जीवन चक्र होता है साहब, जो इनका जीवन चक्र होता है वो 2 वर्ष से अधिक, मोर देन 2 ईयर, 2 वर्ष से अधिक में पूरा होता है, इसलिए इनको बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में डाल देते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे खरपतवार हैं जिनको हम बहुवर्षीय खरपतवार की श्रेणी में याद करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे खरपतवार जैसे बरमूडा। बरमूडा एक देश भी है। दूब घास, धार्मिक खरपतवार, धार्मिक कार्यों में इसका भी प्रयोग करते हैं दूब घास का। मोथा, एक मोथा हम 1 वर्षीय में भी लिख जाए हैं, यहां पर एक मोथा है, ठीक है। हिरणखुरी, इसका नाम हिरणखुरी क्यों पड़ा? इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हिरण के खुर की जैसे होती हैं। अंजन घास, राजस्थान में मोस्टली आपको देखने को मिलता है। कांस, बरू घास या जॉनसन घास, जॉनसन, जॉनसन घास। गाजर घास, जिसको कांग्रेस भी घास कहते हैं, अभी बस आप गाजर घास लिखो, बाकी इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हरा कैंसर, कांग्रेस घास, गाजर घास, चटक चंदनी, सफेद टोपी, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो बस अभी तक हम यही जानेंगे कि ये जो खरपतवार हैं ये बहुवर्षीय की श्रेणी में आते हैं। इसमें और भी हैं, जैसे जलकुंभी है और लेंटाना है, उनको भी हम आगे लिख लेंगे, पहले इतने लिखते हैं। तो दूब घास का साहब नाम क्या है? साइनाडोन, साइनाडोन डेक्टाइलॉन, डेक्टाइलॉन, ये दूब घास का वैज्ञानिक नाम होता है। मोथा का नाम क्या होता है साहब? साइप्रस रोटेंडस। मोथा जो होता है इसका तना जो होता है इसको भादा कहते हैं। गांव में सैंपरा नाम की दवाई से इसको समाप्त करते हैं, सब लोग भादा के नाम से जानते हो। रोटेंडस, इसका तना जो होता है त्रिकोणाकृति का होता है, इसलिए इसको सेजवीड की श्रेणी में भी रखते हैं हम लोग, नट सेज भी बोलते हैं। हिरणखुरी का नाम होता है कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस। क्या नाम होता है? कॉन्वोल्वुलस, कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस। एक होता है एनागेलिस अर्वेंसिस, एक होता है कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस, दोनों ध्यान देना। अंजन घास का होता है सिनक्रस, सिनक्रस सिलियारिस, सिलियारिस। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ज्वार का जब हम आर्गोड रोग पढ़ा रहे थे ना, तो उसका जो फंगस होता है ना, इसी पे होस्ट बनाता है इसी को। कांस का नाम क्या होता है? गन्ना भी पढ़ा रहे थे, गन्ने का पूर्वज पढ़ा रहे थे, तो हम बताए थे ना कि सेकेरम, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, स्पॉन्टेनियस, सेकेरम स्पॉन्टेनियस, ये गन्ने का नाम हो गया। और बरू घास, जॉनसन घास, सोरगम हेल्पेंस, सोरगम हेल्पेंस। और लास्ट में जो बचता है गाजर घास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, हिस्टेरोफोरस। इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, ये तो हमने वीड के बारे में पढ़ लिया। और भी कुछ वीड आते हैं, जैसे इसमें जलकुंभी भी आती है। क्या आती है? जलकुंभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर हाइसेंथ। क्या बोलते हैं? वाटर हाइसेंथ। कुछ वीड ऐसे हैं जिनके हम अंग्रेजी नाम भी आपको बता देंगे, ठीक है। इकोर्निया क्रैसिप्स, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इकोर्निया क्रैसिप्स,
क्रैसिप्स आया था बेचारा, सजावटी पौधे के रूप में बन के चला गया। बंगाल का आतंक, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। जलकुंभी को क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक। ठीक है, जलकुंभी। लैंटाना भी आता है बहुबरसी में, तो लैंटाना कैमरा उसका नाम होता है। क्या होता है? लैंटाना कैमरा। तो लैंटाना भी क्या आता है? बहुबरसी में आ जाता है लैंटाना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे का वर्गीकरण पढ़ेंगे। 3 क्लासेस हम मोस्टली वर्गीकरण की रखेंगे। ठीक है, आज की कल की एक और क्लास हम वर्गीकरण की रखेंगे, ताकि आपको कोई भी चीजें प्रॉब्लम ना करें वीट से लेकर। फिर हम 2 क्लासेस आपको केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल पे लगाएंगे। तो इसका नाम क्या होता है? लैंटाना कैमरा, लैंटाना कैमरा। ठीक है, ये इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर एक बार हम चर्चा में लाएंगे नया बिंदु, अच्छी तरीके से हम सारी चीजें आपको बताएंगे। ये तो हमारे बीट साइंस पे चर्चा हो गई कि वर्गीकरण में हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली। बहुत सारी चीजें हमने देखने का प्रयास किया। एक वर्षीय में खरीफ, रबी, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, एफीमेरल बीड, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए। ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी जानकारी जो एग्रोनॉमी से संबंधित है, अगर आपको चाहिए है तो आप आइएगा वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन वाले बटन को प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी भी अगर आप एजीटीए के शताब्दी बैच से नहीं जुड़े हैं, तो आप एजीटीए के शताब्दी बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। बैच से जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन होगा, आप उसको इंस्टॉल करके रजिस्टर करके आप उसमें से कोर्स को परचेज कर सकेंगे। कोर्स मात्र और मात्र 249 रुपए का है, जो कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण प्रदेश में आपको इससे सस्ता कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ इसलिए फ्रेम किया गया है ताकि यूपी के हर घर का बच्चा अब ये ना कह सके कि हम पैसे के अभाव में अपनी तैयारी नहीं कर सके, क्योंकि अब नहीं बनेगा पैसा किसी की सफलता में बाधा। और जो कोर्स की वैधता है, ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक एजीटीए का पेपर नहीं, तब तक ये कोर्स आपके पास रहेगा। हम वो वादे नहीं करते हैं कि हम आपको हिंदी में पढ़ाएंगे, आपको कोर्स वैधता एग्जाम तक देंगे और बाद में जब टाइम आए तो पीठ दिखा दे। ये बात कभी नहीं होगी। जो हम ऑन कैमरा आपसे जो वादे कर रहे हैं, वो एक एक वादा आपका पूरा करके जाएंगे। ये वाईडी परिवार का एक आपके सामने संकल्प है कि एजीटीए वाले बच्चों के साथ 1% का अन्याय न ही हम बर्दाश्त करेंगे, और न ही हम ये सोचेंगे कि आपको 1% भी कहीं से आपको कुछ झेलना पड़े। तो हम आपसे एक संकल्पित होकर वादा करते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट वाले प्यारे बच्चों, हम आपके लिए उस रात तक खड़े रहेंगे जिस रात के बाद अगली सुबह एजीटीए का पेपर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल फिर एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है।